दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जिस तरह से हमने पिछले अध्याय को आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करके पढ़ाया है, उसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर दोस्तों, जो क्लास 7th का 6th चैप्टर है, जिसका शीर्षक है जीवों में श्वसन। क्या है दोस्तों? जीवों में श्वसन। तो चलिए, जीवों में श्वसन क्यों आवश्यक होता है दोस्तों, इसको हम आज देखते हैं और इस पर अच्छे से चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या इसमें होता है जो हमारे लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्या है जीवों में श्वसन? ये देखिए, जीवों में श्वसन। श्वसन होता क्या है? श्वसन होता क्या है दोस्तों? तो श्वसन हम लोग आमतौर पे यह जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन को सामान्यतः हम किस रूप में जानते हैं? श्वसन को हम सामान्यतः इसी रूप में जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यही तो हमारा श्वसन है। तो दोस्तों, श्वसन इसे नहीं कहा जाता है, श्वसन नहीं, इसे सांस लेना कहा जाता है। वायु को अंदर ले जाना और वायु को बाहर छोड़ना, तो ये क्या होता है? सांस लेना। श्वसन क्या होता है दोस्तों? तो मुख्यतः श्वसन जो होता है दोस्तों, वह यह होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या होता है? भोजन को ऑक्सीकृत करके, भोजन को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत का मतलब उसे विखंडित करके, ऑक्सीकृत करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो आज से दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा प्रदान करना, ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज तक तो हम यही समझ रहे थे कि आप लोग क्या समझते हैं कि जो सांस लेना होता है वह क्या होता है? शरीर में वायु को ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, तो ये सांस लेना हुआ। श्वसन क्या हुआ दोस्तों? तो भोजन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है भोजन को ऑक्सीकृत करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन को विखंडित करके, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यही क्रिया श्वसन कहलाती है। तो आज से आपके जो दिमाग में अवधारणा बनी थी वह बदलनी चाहिए दोस्तों। श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में यही होता है कि भोजन को ऑक्सीकृत करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है दोस्तों, ना कि सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, हवा को अंदर ले जाना और हवा को बाहर निकालना, तो ये इसका कार्य नहीं है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, लेसन पर आते हैं। तो लेसन में हमारे क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, इरेजर दूसरा उठाया जाए। एक ही बार में सब साफ। देखिए, जीवों में श्वसन। तो जीवों में ये जो श्वसन है दोस्तों, यहां से देखा जाए तो जीवों में श्वसन में पहले हमें क्या पढ़ना है? तो यहां देख लिया जाए तो यहां से श्वसन, हम श्वसन क्यों करते हैं ये तो मैंने अभी पहले बताया कि श्वसन हम क्यों करते हैं, भोजन को विखंडित करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर के आधार पर क्या है? तो चैप्टर के आधार पर दोस्तों सभी जीव, हाँ, तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। मैंने दोस्तों पिछले चैप्टर में आपको बड़े अच्छे से बताया है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, सभी जीव, सभी जीव में कौन आ गए? जितने भी पौधे, पेड़ पौधे और जंतु सभी आते हैं, उन्हीं को हम क्या, उन सबको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं।
चाहे वह मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे झाड़ियां हो, चाहे कीट पतंगे हो, सबको हम जीव कहते हैं। तो सभी जीव किससे बने होते हैं? सबकी इकाई किसकी होती है, क्या होती है? सबकी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ठीक, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया है संरचनात्मक, मैंने इसके पहले भी बताया है, संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक, जिसे कार्यात्मक भी बोल सकते हैं, क्रियात्मक, और प्लस इसी में आप एक और शब्द जोड़ सकते हैं, फंडामेंटल, यानी कि मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कोशिका आपको फिर से बेहतर से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन में सहायता करती है। मैंने आपको बताया था कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो शरीर का निर्माण दोस्तों मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? ये कोशिका होती है। कोशिका, जिस तरह से हमारा मकान होता है, मकान किससे बना होता है? ईंट लगता है, ईंट के बाद सीमेंट लगता है, सीमेंट के बाद उसमें क्या होता है? बालू मसाला लगाया जाता है, तब जाके उसे दीवार पर जोड़ा जाता है, और कई दीवारें मिलकर क्या बनाती हैं? कई दीवारें क्या बनाती हैं? एक कमरा बनाती हैं। तो उसी तरह से मकान बनाती हैं। उसी तरह से जैसे ईंट पे क्या जोड़ा जाता है? ईंट में मसाला लगाया जाए, मसाले के साथ साथ उसे कई ईंट जुड़ते हैं तो दीवार बनती है, कई दीवारें बनती हैं तो एक क्या बोलता है? कमरा बनता है, तो कई कमरों से एक मकान बनता है। उसी तरह से दोस्तों तो देखिए कोशिकाएं हैं, और कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण, ऊतक से कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और यही जो अंग तंत्र होता है, यही सब मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि एक घर बनता है, पहले ईंट होता है, ईंट के बाद दीवार बनती है, दीवार के बाद चार दीवारें बनती है, चार दीवारों के बाद फिर ढेर सारी दीवारें बनकर क्या करती हैं? ढेर सारे कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं। उसी तरह से यह कोशिका है, कई कोशिकाएं मिलती हैं तो हमारी क्या बनती है? ऊतक बनती है। और कई ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और कई अंग मिलते हैं जैसे कि हाथ हो गया, पांव हो गया, सिर हो गया, ये सारे अंग मिलते हैं तब जाके हमारा अंग तंत्र बनता है, और उसी से शरीर का निर्माण होता है। तो यही कहा गया है दोस्तों, यानी कि कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन सभी में कार्य करता है। अब ये पोषण सब कहाँ होता है? शरीर में होता है। अब ये सारे कार्य करेंगे, अंग तंत्र काम करेगा, अंग काम करेगा, ऊतक काम करेगा। कैसे कार्य करता है? जब तक कोशिकाएं नहीं काम करेंगी तब तक वह कार्य नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाता है। तो अपनी कुछ न कुछ यहाँ भूमिका निभाता रहता है कोशिका। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि सभी कार्यों को करने के लिए जो कोशिका होती है उसको हमें किसकी आवश्यकता होती है? उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा मिलती कहाँ है दोस्तों? जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन वही जब जाता है हमारे शरीर में तो वह क्या करता है? भोजन को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो यही दोस्तों आगे इसमें वर्णित किया गया है, आगे इसमें आपको दर्शाया गया है। ठीक दोस्तों, तो आइए देख लीजिए, ये आगे दर्शाया गया है इसमें, देखिए यहाँ तक। तो आवश्यकता होती है भोजन की, यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते, पढ़ते समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं होती तो हम यहाँ थोड़ी आ पाते, हम आपको थोड़ी पढ़ा पाते। यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ फटने लगता, हमको नींद आने लगती, चक्कर आने लगता। ठीक दोस्तों, तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है।
तो फिर उसके बाद देखिए, लेकिन यह ऊर्जा आती कहां से है? यह ऊर्जा आती कहां से है? अब देखिए, यहां से देखिए, आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। भोजन में संचित ऊर्जा, जो भोजन में ऊर्जा होती है, मैंने ऊर्जा क्या क्या बताया था कि ऊर्जा जो आपके प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन में तो ऊर्जा नहीं होती है, जो प्रोटीन होते हैं, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें भोजन में संचित होती हैं। मैंने भोजन के घटक में सब बताया था। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी जीवों को क्या होती है? सभी जीवों को भोजन से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना होता है? श्वसन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो श्वसन की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। श्वसन में ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो वही हमारे भोजन को विखंडित करके ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा निर्मुक्त करता है। ठीक, अब यह देखिए, यहां पर श्वसन के प्रक्रम में हमें पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। सांस के द्वारा, मैंने कहा ना, श्वसन के प्रक्रम में सांस होती है। सांस लेने को ही श्वसन मत समझिए। श्वसन में, अब देखिए, श्वसन के प्रक्रम में सांस होता है, और सांस में क्या होता है? हम वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? वायु में ऑक्सीजन होती है, जो मैंने अभी पहले ही बताया है आपको। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या होती है? वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम क्या करते हैं? पहले तो अंदर ले गए, फिर हम सांस छोड़ते हैं, वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अब यहां देखिए, मैं इसे थोड़ा सा इग्नोर करके आपको अपनी भाषा में बताता हूं कि क्या होता है। सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया में हम सांस लेते हैं। सांस लेने में जब हम वायु को अंदर ले जाते हैं अपने, तो उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है। तो ऑक्सीजन की जब अधिकता होती है तो वह ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। क्यों होता है? अभी अभी देख लीजिए। तो ऑक्सीजन जो जाता है अंदर, वह क्या करता है? भोजन को विखंडित करता है। जब भोजन को विखंडित, ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, उसी से तो ऊर्जा मिलती है, वही तो हमारा भोजन है। तो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसे क्या करता है? तोड़ता है छोटे भागों में, और तोड़ता है। तो तोड़ता है तो क्या क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ऊर्जा भी बनती है। तो ऊर्जा हमारे शरीर को मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सांस को बाहर छोड़ते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों यही इस बुक में आगे लिखा हुआ है। आशा करते हैं आपको जिस तरह से हमने समझाया वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए वही कार्य इसमें किया गया है। ऑक्सीजन होती है, छोड़ते समय हम शरीर के बाहर निकालते हैं, वायु में सांस अंदर ली जाती है। ठीक, तुलना में वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है, जो बाहर निकालते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक, हम जिस वायु को सांस अंदर ले जाते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। और दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, प्रत्येक कोशिका में यह जो ऑक्सीजन ले जाई जाती है वो किसके द्वारा ले जाई जाती है? ब्लड के द्वारा, आपके रुधिर के द्वारा ले जाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा गया है, एडिशनल जानकारी के तौर पर इसे आप नोट कर सकते हैं कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले कौन जाता है? तो वह हमारा ब्लड ले जाता है, रक्त ले जाता है, रुधिर ले जाता है, खून ले जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, पढ़ने में आपको मजा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या है दोस्तों, यहां से देखा जाए तो यहां से आपकी एक मेन पॉइंट है, ऑक्सीजन तो हो गया। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है।
ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन के विखंडन में सहायता करती है। मैं पहले बता चुका हूं, किताब में तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं सबूत के लिए, बताने को मैं पहले बता दे रहा हूं, किताब में सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, बुक में आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, पीडीएफ में मैं आपको पहले से ही अपने अपने भाषा में बता दे रहा हूं इसको। ठीक, ये हो गया। देखिए, विखंडन करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। मैंने कहा ना, जब कोशिका में भोजन में ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब कोशिका में ऑक्सीजन मिलता है और भोजन मुक्त होता है, वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है भोजन विखंडन के दौरान, तो इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन देखिए दोस्तों, कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। जब कोशिका में भोजन विखंडित होकर ऊर्जा को मुक्त करता है, उसी को क्या कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। सभी जीवों का मतलब पौधों में भी, जीव जंतुओं में भी, कीड़े मकोड़ों में भी दोस्तों क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। यदि कोशिकीय श्वसन नहीं होगा, कोशिकीय श्वसन यदि नहीं होगा तो दोस्तों उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो आप जान ही सकते हैं कि हम कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे, असमर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे की पॉइंट जो है वो क्या है, बखूबी इस पर समझाया गया है कि क्या है। देखिए, कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, भोजन को मैंने अभी पहले ही बताया, भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। और यही जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा दोस्तों, तो उसे अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना, और अवायवीय श्वसन भोजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का टूटना, ये होता है। दोनों में अंतर मैं छोटे छोटे शब्दों में बता रहा हूं आपको, आसान प्रक्रम में बता रहा हूं। देखिए, मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जब विखंडन, ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। और यह मात्र 1% या 1% से कम जीवों में होता है, ये अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन बहुत कम मात्रा में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, क्योंकि सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जब सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो एक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर कमेंट करके बताइए। पौधे श्वसन की क्रिया में, पौधे श्वसन की माफ कीजिएगा, पौधे श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं, श्वसन की क्रिया में किस गैस को ग्रहण करते हैं, लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। किसको ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों,
कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी गैस को ये ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया में पौधे। ठीक, ये आपके लिए एक प्रश्न हो गया दोस्तों। यदि आप इसे समझते हैं तो अच्छी बात है, आप आंसर करते हैं तो आप सक्रिय हैं दोस्तों। अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, मैंने जो पहले अभी बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है और ऊर्जा निर्मुक्त करता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, ऊर्जा निकालता है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, वो जब हम शरीर से वायु को बाहर निकालते हैं तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती है। तो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्या होती है, नहीं होती है दोस्तों। जब इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती है तो इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जल की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है तो जल को अंदर अवशोषित किए रहते हैं, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा भी हमारे शरीर में रहता है, संचित रहता है। ठीक, अब आपको मालूम होगा ईस्ट, हाँ ईस्ट के बारे में जान लिया जाए दोस्तों। ईस्ट जो होता है, ईस्ट जैसे जीव वायु की अनुपस्थिति में अपना जीवित रह सकते हैं। जो ईस्ट होते हैं, अब आपको बता दे रहे हैं, जो ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मतलब उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन को क्या करते हैं, भोजन को विखंडित कर लेते हैं। और जब वह भोजन को विखंडित करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वहां पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इनको, ये क्या बनाते हैं, अवायवीय श्वसन में। देखिए, इनको अवायवीय जीव कहा जाता है। जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं उनको अवायवीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवायवीय, मतलब वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ईस्ट के बारे में। आइए ईस्ट को देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ईस्ट की हिंदी क्या होती है। जो ये ईस्ट आप लोग बार बार लिखते हैं, ईस्ट इस तरह से लिखते हैं, बुक में भी लिखा गया है, इसकी आप हिंदी हमें बता दीजिएगा। आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आपका शब्दकोश कितना अधिक है दोस्तों। ऐसे ही कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कि ईस्ट, हाँ आप लोग कमेंट करके तब तक बताइएगा कि ईस्ट की हिंदी क्या होती है, और ईस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिया जाए। देखते हैं, ईस्ट एक कोश की जीव है। ईस्ट क्या है, एक कोश की जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका उपयोग शराब या वाइन, बियर बनाने में किया जाता है दोस्तों। शराब, वाइन या बियर बनाने में किया जाता है। तो जितने भी मदिरावीर हैं हमारे, कोरोना के समय में मदिरावीर ढेर सारे उत्पन्न हुए थे ना, तो जो मदिरावीर हैं उनको तो सुनते ही मजा आ जाता है दोस्तों कि एल्कोहल, वाइन, बियर, इसका सेवन करते ही दोस्तों चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनके सामने सब फेल हैं। यदि आपने एल्कोहल का सेवन कर लिया, आपके सामने मदिरावीर है दोस्तों, तो चाहे एम्बुलेंस की जा रही हो, चाहे सीएम की गाड़ी जा रही हो, चाहे ट्रेन जा रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीना ताने डटे रहते हैं दोस्तों। कहां से हिम्मत मिलती है उनको, यहां से हिम्मत मिलती है दोस्तों, एल्कोहल, वाइन, बियर से उनको क्या मिलती है, इतनी हिम्मत मिलती है कि वो किसी का भी सामना कर सकते हैं। उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो दोस्तों वहां पे भी वो डटे रहेंगे, उनको कोई डर नहीं होगा, सीधे सीना ठोक के कहेंगे कि आओ हम आपसे भिड़ जाएंगे, निहत्थे। सिर्फ उनको क्या कर दीजिए, आप इसका सेवन करा दीजिए। चलिए इससे बाहर आते हैं दोस्तों, यहाँ सेहत के लिए हानिकारक होता है। आगे आते हैं दोस्तों, ईस्ट के बारे में जानकारी हो गई हमें।
ईस्ट क्या होता है, देखिए ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट क्या कार्य करते हैं दोस्तों, तो ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन, हाँ ईस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक, यहाँ हो गया। अब इसके बाद देख लिया जाए दोस्तों, आगे आएगा लैक्टिक एसिड कैसे बनता है और लैक्टिक एसिड से हम निजात कैसे पाते हैं। आइए यहाँ देख लीजिए, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से, हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, मैंने कहा ना कि कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक ही होता है पेशी। जो हमारी पेशी या मांसल्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं, कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पेशीय कोशिकाएं। सीधे सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं ऊतक, इतना बड़ा ना लिख करके, आपको कंफ्यूजन ना दे करके हम सीधे ऊतक लिख लेते हैं, तब भी तो ये सही हो जाता। चलिए, अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। ऐसा क्या कर सकती हैं, थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत कम समय के लिए, अभी आपका ऑक्सीजन रोक दिया जाए, आपकी नाक बंद कर दी जाए, आप कितने समय तक जिएंगे, थोड़े ही समय तक के लिए जिएंगे। वही लिखा गया है कि थोड़े समय तक के लिए ही रह सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय तक होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। मैंने कहा ना कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो आप कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कुछ उपस्थिति होती है। ठीक, रह सकते हैं। तो अब देखिए, बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे तक टहलने, साइकिल चलाने, भारी वजन उठाने आदि सभी कार्यों में अधिक आवश्यकता होती, ऊर्जा की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। और अधिक आवश्यकता होने के कारण आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हांफना शुरू कर देते हैं या जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। अब ये शुरू क्यों कर देते हैं जल्दी जल्दी सांस लेना, तो दोस्तों ताकि हमारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में बनती रहे, इसीलिए। ठीक, अब देखिए ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज पेशी में, जब पेशी में ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करता है, लैक्टिक अम्ल बना लेता है, लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा मुक्त करता है। तो लैक्टिक अम्ल के साथ जब ऊर्जा मुक्त करता है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या थकान का एहसास करवा देता है। ये मैंने आपको पहले ही, मेरा पहला जो वीडियो था, पहले वीडियो में मैंने अम्ल के रूप में पढ़ाया था, वहां बताया था कि ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये हमारे शरीर में थकान को वहां पे खकान लिख दिया गया, खा से लिख दिया गया था, थकान या फिर पेशियों में ऐंठन, पेशियों में क्या करता है, ऐंठन का एहसास करवाता है। हमारे शरीर में यदि यह बढ़ जाए लैक्टिक अम्ल, तो हमारे पेशियों में क्या हो जाती है, ऐंठन आ जाती है, शरीर अकड़ जाता है, हाथ अकड़ जाता है, पैर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है, क्योंकि ऐंठन आ जाता है, वहां पे लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। और यह कब होता है दोस्तों, ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा व्यायाम करने से और साइकिल चलाने से, भारी वजन उठाने से आदि सभी कार्यों को करने से जो हमारे शरीर में थकान होती है ना, वो क्या हो जाती है, देखिए पेशी ऊतक में, तब ये लैक्टिक अम्ल बन जाता है और लैक्टिक अम्ल बनते ही थकान का एहसास और ऐंठन हमारे शरीर में आ जाती है। जब यह आ जाती है दोस्तों, तो इससे निजात पाने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, इससे निजात पाने के लिए, यानी कि ये जो ऐंठन है या थकान है, इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, तो गर्म पानी से नहा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, जब संचय हो जाए, यहाँ पर देखिए है, लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिल जाता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से यहां तक। ठीक है दोस्तों, क्यों है, देखिए लैक्टिक अम्ल का संचय जब हमारे शरीर में होता है तो ऐंठन हो जाती है ना, तो आप मालिश क्यों करवाते हैं, मालिश इसीलिए करवाते हैं, जब शरीर में ऐंठन, थकान आदि सभी जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो इसी वजह से होता है। तो आप जब मालिश करवा लेते हैं तो ऑक्सीजन वहां पे बहुत आसानी से पहुंच जाता है, ब्लड वहां पे आसानी से पहुंच जाता है,
जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा तो इस लैक्टिक अम्ल को वह क्या करता है, हटा देता है। इस लैक्टिक अम्ल को क्या करता है, हटा देता है। गर्म पानी है तो गर्म पानी से भी जब स्नान करते हैं तो रुधिर का परिवहन हमारे शरीर में जल्दी से होने लगता है, पूरे शरीर में होने लगता है। जब रुधिर का परिवहन हो जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन आएगा, उसके साथ ऑक्सीजन आएगा तो वह क्या करेगा, वह हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, और ऊर्जा प्रदान करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब ऊर्जा प्रदान कर देगा तो यह थकान और ऐंठन समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए यह पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अपने अगली पॉइंट पर। अगली पॉइंट हमारी क्या है दोस्तों, देखिए श्वसन लिखा गया है, श्वसन। अब श्वसन में देखिए, श्वसन में हम आए तो यहां पर देखा जाए श्वसन क्या है। हाँ, श्वसन की क्रिया में यहाँ श्वसन या सांस लेने का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे है ना, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है, श्वसन या सांस लेने का अर्थ है। अब यहाँ पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपको समझाते चल रहे हैं इधर से। तो श्वसन या सांस लेने का अर्थ क्या होता है, जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु ले जाते हैं, ऑक्सीजन युक्त जब वायु हम अंदर ले जाते हैं तो इसे अंतः श्वसन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अंतः श्वसन कहा जाता है। देखिए हाँ, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु को शरीर के अंदर ले जाने की जो क्रिया होती है उसे अंतः श्वसन कहा जाता है। मतलब वायुमंडल से जब हम वायु को अंदर ले जाते हैं तो इसे अंतः श्वसन कहा जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त समृद्ध वायु को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से, इसे उच्छ्वसन कहा जाता है। उच्छ्वसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उच्छ्वसन का मतलब जब हम शरीर को सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, सांस अंदर लेना अंतः श्वसन, सांस को बाहर छोड़ना उच्छ्वसन, सांस अंदर लेना ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी अंतः श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा तो उच्छ्वसन। ये दो क्रियाएं हो गई। सांस लेने में जब सांस को अंदर ले जाते हैं, अब मत कहिएगा कि हमने सांस बाहर छोड़ी है, सांस नहीं बाहर छोड़ी, हमने अंतः श्वसन की क्रिया की है। जब अंदर ले जाते हैं अंतः श्वसन, बाहर छोड़ते हैं उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। देखिए उच्छ्वसन या वही हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह प्रक्रम सदैव चलता रहता है, निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह प्रक्रम जो अंतः श्वसन निःश्वसन, अंतः श्वसन निःश्वसन, अच्छा उच्छ्वसन को हम निःश्वसन भी कहते हैं, उच्छ्वसन को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन भी कहते हैं। निःश्वसन का मतलब शरीर से बाहर निकालना, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। उच्छ्वसन आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं लिखा मिलता है। निःश्वसन क्या होता है, तो निःश्वसन आप जानते रहिए, उच्छ्वसन को ही निःश्वसन कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती। अगर जीवन पर्यंत नहीं चलेगी तो दोस्तों जहां पे यह एक क्रिया रुकी, आप अंदर ले जा रहे हैं, बाहर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब भी आप तय हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, या फिर आप अंदर से बाहर ही सिर्फ छोड़ रहे हैं तब भी आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वहीं पे आप क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा आपकी लाइफ पे। तो अंतः श्वसन और निःश्वसन दोनों साथ में करते रहिए, निरंतर करते रहिए। जब तक करते रहेंगे तब तक धरती पर बने रहेंगे। जब वही करना बंद कर देंगे तो देखिए अपने परिवार वाले भी उसको तुरंत मिट्टी कहने लगते हैं। मतलब शरीर में सांस है, वायु है, तो आपका वजूद है, आपका शरीर है, आप हैं। और जैसे ही वायु निकली, इसीलिए इसको प्राण वायु भी कहा जाता है। जैसे ही सांस निकली दोस्तों, वैसे ही आपका शरीर मिट्टी बन गया, मतलब आप कुछ नहीं है, सारे अहंकार वहीं खत्म हो जाते हैं। आप कितना भी धन पैसा सब कुछ इकट्ठा करके रखिए, जैसे ही वायु निकली वैसे ही वो सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये उच्छ्वसन और निःश्वसन हो गया। तो यहाँ पर श्वसन दर की बात हुई है। तो दोस्तों कोई स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस अंदर लेता है, यानी कि अंतः श्वसन निःश्वसन या उच्छ्वसन की क्रिया दोनों एक बार कर ले, वही उसका क्या होता है, श्वसन दर होता है। अब जितनी बारी वह कर ले 1 मिनट में, उसी को हम क्या कहेंगे, श्वसन दर कहेंगे।
कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। मैंने कहा ना, अंतः श्वसन उच्छ्वसन दोनों एक साथ होते रहते हैं, इसी को श्वास लेना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्वास लेना कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट को देख लिया जाए दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। विश्राम की अवस्था का मतलब होता है कि आराम से, ठीक, यहां तक सांस लेता है, सांस लेने के बाद क्या हो गया, बाहर निकालता है, ठीक, अंदर लेता है या बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितनी हो जाती है? 25 मिनट प्रति मिनट हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? यहां देखिए, अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब आप व्यायाम करते हैं या मेहनत करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, वहां पर क्या हो जाता है, ये श्वसन दर बढ़ जाती है। विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर कितना हो गया? 15 से 18। श्वसन अवस्था में, व्यायाम की अवस्था में या मेहनत करने की अवस्था में 25। तो ये देखिए यहां तक यह हो गया, ठीक। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, पूछा भी है, कई बार पूछा है पेपर में। तो ऐसी चीजों को आप कभी इग्नोर मत किया कीजिए जो आपके पेपर से रिलेटेड हो, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, जीवों में श्वसन। हाँ, जीवों में श्वसन में देखिए कुछ जीव कैसे श्वसन करते हैं, कुछ जीव होते हैं वह श्वसन कैसे करते हैं, उनको देख लिया जाए। हम श्वसन कैसे करते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं दोस्तों। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि आपको दिख जाए एक बार में। इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा नीचे ले लिया जाए। ये देखिए, ये रहा आपका फेफड़ा। तो फेफड़ा देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका फेफड़ा। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये है नासा गुहा। आपके नथुने में, नथुने से ही आप सांस लेते हैं, नथुना ही आपका नासा गुहा से जुड़ा हुआ है। देखिए ये नासा गुहा से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। नासा गुहा से जब यह जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो नासा गुहा से जुड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद यहीं पे आपका क्या है, श्वास नली। ग्रसनी मैंने आपको बताया था मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है, ग्रसनी या ग्रास नली, जहां से भोजन भी जाता है और यहाँ हमारी श्वास भी जाती है। लेकिन यहाँ जाने के बाद ये श्वास नली जो होती है, श्वास नली में वायु चली जाती है, और जब श्वास नली में वायु जाती है बाहर से, तो उसके बाद हमारे कहाँ पहुंचती है, फेफड़े में पहुंचती है। देखिए फेफड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, अस्थि पंजर के अंदर होता है। ये जो हमारा अस्थि पंजर वक्ष होता है, वक्ष के अंदर होता है हमारा फेफड़ा, ठीक। ये उसका कवच होता है हमारा। ये जो पसलियां हैं, पसलियां उसकी क्या होती हैं, कवच होती हैं दोस्तों। ये देखिए कवच होती है, तो फेफड़े में जाता है। ये पसलियां हो गई जो हड्डी हैं। अब ये नीचे क्या है, डायाफ्राम है। नीचे क्या है, डायाफ्राम है, जो इसे आधार प्रदान करता है, जो फेफड़े को क्या करता है, आधार प्रदान करता है, ठीक। कौन आधार प्रदान करता है, तो डायाफ्राम जो होता है वो फेफड़े को नीचे से आधार प्रदान करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नासा गुहा से वायु अंदर जाती है, फिर उसके बाद श्वास नली में जाती है, श्वास नली के बाद सीधा अपने फेफड़े में पहुंचती है, और फेफड़े के नीचे, फेफड़ा जो होता है वह पसलियों के द्वारा कवर किया गया होता है, यानी कि उसका कवच होता है, और कवच के साथ नीचे उसको आधार कौन प्रदान करता है, तो डायाफ्राम प्रदान उसको क्या करता है, आधार प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ गई है जो आपको जानना आवश्यक है। हमारे आसपास वायु में अनेक प्रकार के अवांछनीय कण होते हैं। हाँ, अवांछनीय कण कौन कौन से होते हैं, धूम्र। धूम्र का मतलब धुआं, धूम्र का मतलब क्या होता है, धुआं। अब वो चाहे सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, लकड़ी के जलने का धुआं, कोई भी धुआं, उससे नहीं मतलब है, धूम्र है, धुआं है। देखिए यहां पर
ये देखिए धूम्र है, धूल है, परागकण है। परागकण क्या होते हैं? ये पौधों के फूलों से होते हैं, ठीक, पौधों के फूलों पर होते हैं तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। धूल हो गया, धूम्र हो गया, परागकण आदि हो गए। ये सारे जो कण होते हैं, हम जब अंतः श्वसन का मतलब सांस को अंदर ले जाते हैं तो इनके साथ यह भी हमारे नासा गुहा में चले जाते हैं। हमारी नासा गुहा में क्या करते हैं? ये चले जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए फिगर, ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो फिगर देखिए बड़ा हो गया, ठीक, ये देखिए बड़ा हो गया। तो हाँ, अब ये देखिए ये हो गया। तो हमारे आसपास हो गया, ये अवांछनीय कण होते हैं। अवांछनीय का मतलब जो हमारे लिए वांछित ना हो, बेकार कण होते हैं हमारे लिए। ये धूल, परागकण, ऐसे कण हो गए। तो ये जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाते हैं, अंदर नासा गुहा में जाते हैं, तो हमारे अंदर नासा गुहा में जो बाल होते हैं दोस्तों, वह निरर्थक नहीं होते हैं। कि कहते हैं ना कि नाक में बाल क्यों हो गया? नाक में बाल इसलिए होता है ताकि यह कण अगर जाए तो उसी में फंस कर, उसी में उलझ कर चिपक जाए, उसी में रुक जाए और स्वच्छ हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाए। यानी कि यह फिल्टर का कार्य करते हैं हमारी नासा में। हमारी नाक में जो बाल होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं? बेकार नहीं होते हैं, वह छलनी का कार्य करते हैं, फिल्टर का कार्य करते हैं। किसके लिए? इन धूल कणों और ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन फिल्टर होकर हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वही कण अगर यहाँ से कुछ कण वहां से अंदर चले जाते हैं तो संवेदी जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा पर जैसे ही यह पड़ते हैं तो तुरंत हमें क्या होती है? छींक आ जाती है। देखिए कहां पर है छींक, कहां गई है दोस्तों? अंतः श्वसन करते हैं, नासा गुहा में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कण नासा गुहा से अंदर हो जाते हैं तो कोमल परत उत्तेजित हो जाती है, परिणाम स्वरूप हमें क्या हो जाती है? छींक आती है, और छींकने से यह अवांछनीय कण जो होते हैं शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यानी कि छींक भी जो आती है हमारे लिए लाभप्रद होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अवांछनीय कण चले जाते हैं तो संवेदी जो कोमल अंग, जो कोमल परत होती है, उस पर जब पहुंचते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होकर छींक आ जाती है, और छींकने से वह कण शरीर के बाहर चले जाते हैं। और एक और सावधानी दी गई है दोस्तों, आप देखेंगे तो सावधानी लिखी गई है यहाँ पे, है ना, सावधानी बरतें। छींकते समय सावधानी बरतें, या तो अपने नाक के पास रुमाल रख लें या अपना हाथ रख लें, ताकि यह कण वायु में मिलकर किसी और के अंदर ना जाएं, किसी और इंसान के नासा गुहा में ना जाएं। इसलिए छींकते समय कहा जाता है कि आप अपने नाक के समक्ष क्या करिए? रुमाल रखिए या अपने हाथ को रख लिया कीजिए। तो ये सावधानियां हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों पढ़ने में। बहुत आसानी से आज आप यह लेसन को सीख रहे होंगे, और यहीं पे हमें आशा है कि आगे अब कुछ और पॉइंट हैं। जीवों में श्वसन, तो जीवों में श्वसन ये देखिए दोस्तों, पसलियां गति करती हैं। जब पसलियां गति करती हैं, देखिए यहाँ क्या होता है, जब पसलियां गति करती हैं, वायु अंदर ले जाते हैं तो पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियां क्या करती हैं? बाहर की ओर गति करती हैं, और जो ये होता है डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है। अब आप समझिए, जब पसलियां बाहर जाएंगी तो डायाफ्राम नीचे आएगा। पसलियां बाहर, डायाफ्राम नीचे, पसलियां अंदर, डायाफ्राम ऊपर, पसलियां ऊपर, पसलियां बाहर तो डायाफ्राम नीचे, पसलियां अंदर, डायाफ्राम ऊपर। ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। कब होती हैं? जब हम शरीर वायु को अंदर ले जाते हैं, अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं, पसलियां बाहर जाती। जैसे देखिए, सांस लिए, हमारा सीना चौड़ा हो गया, फूल गया। क्यों फूल गया? पसलियां बाहर की तरफ आई। और ये देखिए पेट अंदर की तरफ जा रहा है। जब सांस लेते हैं पेट अंदर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? डायाफ्राम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आता है। डायाफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ दबता है, अंदर की तरफ दब जाता है। तो क्या होता है? ये देखिए, ये क्रिया हो गई। और दूसरी क्रिया, जब शरीर से बाहर ढकेलते हैं हवा को, वायु को जब शरीर से बाहर ढकेलते हैं, पसलियां अंदर की तरफ गति करती हैं, डायाफ्राम के पूर्व वापस आ जाती है। ये जो होती है डायाफ्राम, ये नीचे गई थी, वह अपने स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक, ये हो गया उच्छ्वसन, ये हो गया अंतः श्वसन। ये दो क्रियाएं मैंने बताया था कि सांस लेने में यही दो क्रियाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे भी कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, लगता है क्लास आपको लंबी होने लगी है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और है, थोड़ा सा और है, उसे देख लिया जाए। तो धूम्रपान देखिए यहाँ पे एक आवश्यक है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। तो धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, क्यों लिखा रहता है, ये क्यों लिखा रहता है, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, क्यों लिखा रहता है, ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान जानलेवा होता है। धूम्रपान से कैंसर की क्या होती है, कैंसर होने का वो होता है, कैंसर होने का जो आसार होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है तो धूम्रपान ना कीजिए, उससे फेफड़े हमारे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लिया जाए तो ये तो वही बात हुई, उच्छ्वसन बाहर निकालना। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहतर जीवन के लिए ये हमें जरूर करना चाहिए, बेहतर जीवन के लिए श्वास। तो बेहतर जीवन के लिए श्वास में देखिए, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम, श्वसन व्यायाम यानी कि प्राणायाम, जिसे हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं, प्राणायाम करना चाहिए। सांस को अंदर ले जाइए, सांस को बाहर छोड़िए, यह कार्य हमें बेहतर जीवन के लिए करना चाहिए। हमारे फेफड़ों में वायु अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं, फलस्वरूप हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्य अगर हम करते हैं तो फेफड़ों में क्या होती है, देखिए फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो हमें अनुलोम विलोम या प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों, हम पैसे कमाने या अपनी जिम्मेदारियों में इतने बढ़ जाते हैं कि हमें 5 मिनट का टाइम नहीं होता है कि हम अनुलोम विलोम कर लें, हमारा शरीर फ्रेश हो जाए, हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। तो दोस्तों 5 मिनट के लिए यह कार्य जरूर किया कीजिए ताकि आपका जीवन बेहतर हो और स्वस्थ हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में दोस्तों, हाँ यहाँ पे ये देखिए, अन्य जंतुओं में श्वसन, यहाँ पे हेडिंग क्या है दोस्तों, अन्य जंतुओं में श्वसन। तो अन्य जंतुओं में श्वसन में देखिए, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं में वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, सब में फेफड़े होते हैं। अब यही क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जीव होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, कॉकरोच से बार बार पूछे जाते हैं, कॉकरोच से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। कॉकरोच, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग का मतलब ये देखिए बीच के भाग में, पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र जिसे कहा जाता है। अन्य कीटों के अंदर में भी इस प्रकार केवल छिद्र होते हैं, के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। पार्श्व भाग में कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वास प्रणाल या वातक कहलाता है। देखिए ये कॉकरोच है, ये क्या है, कॉकरोच है। ये आपको दिया गया है, इसमें जब दिया गया है तो आप देख सकते हैं, आराम से बड़े प्यार से देख सकते हैं। इसीलिए तो हम डिजिटल बोर्ड लाए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, ये जो पार्श्व भाग है, यहाँ पर ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों को क्या कहा जाता है, पहले इसको हरे से कर देते हैं, रंध्र को क्या कर देते हैं, हरे से कर देते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। अब ये जो रंध्र होते हैं, रंध्र को क्या कहा जाता है, श्वास रंध्र कहा जाता है। छोटे छोटे छिद्रों को श्वास रंध्र कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, श्वास रंध्र हो गया। फिर उसके बाद ये जो नलियां होती हैं, ये जो नलियां होती हैं इधर से उधर फैली हुई हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल या वातक कहा जाता है। वात से वातक, वात मतलब वायु और उसमें हवा जाती है इसलिए वातक। ठीक, ये हो गया। अब इसी को हम लोग प्रणाल तंत्र भी कहते हैं। ये देखिए प्रणाल तंत्र पूरा बना हुआ है, इसके अंदर दिखाया गया है। अंतःश्वासित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, देखिए ये जो हम निकालते और छोड़ते हैं उस समय ऑक्सीजन की क्या है, उस समय ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दिया गया है कि कितने प्रतिशत हमें मिलता है। अंतःश्वसित वायु क्या है? अंतःश्वसित का मतलब क्या होता है? जब हम वायु को अंदर ले जाते हैं, देखिए जब हम वायु को अंदर ले जाते हैं उस समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है अंदर ले जाते समय? 0.04%, 0.04% होती है दोस्तों। ये अगर आप जानते हैं तो वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति भी यही दर्शाता है। वायुमंडल में गैसों की जितनी उपस्थिति होती है दोस्तों, यदि वह आपको याद है तो अंतः श्वसन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन यानी कि O2 कितना होता है दोस्तों? तो 21% होती है। और ये जो हो गई आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 0.04%। ये हो गया। और यहीं पर नाइट्रोजन देख लिया जाए तो नाइट्रोजन कितना हो जाता है दोस्तों? 78%। ठीक, 78% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों हम ले जाते हैं। ऑक्सीजन जब ले जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में 21% जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर ले जाते हैं बाहर से अंदर तो कितना रहता है? 0.4%। लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं वायु को, तब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16.4% होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां से जब प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। तो जब बाहर छोड़ते हैं वायु को वहां से 16%, और जब बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बाहर छोड़ते हैं वायु को, वहां पर ऑक्सीजन कितनी हो जाती है? 4.4%। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है वो कट कर यानी कि टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है। ठीक, ये हो गया। जब बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16.4%। देखिए 16.4% ऑक्सीजन को हम बाहर छोड़ते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 4.4% हो जाती है। यह पॉइंट आपको याद करना है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप जरूर याद किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, तो केचुआ कैसे श्वसन करता है दोस्तों? तो इतना जान लीजिए, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। त्वचा इसकी कैसी होती है? आर्द्र होती है। इसकी त्वचा कैसी होती है? आर्द्र होती है। आर्द्र त्वचा से ही यह क्या करता है? H2O से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। आर्द्र वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है दोस्तों। इसमें मनुष्य की भांति या मेढक की भांति फेफड़ा नहीं होता है। इनमें फेफड़े नहीं होते हैं। किसमें? केचुए में। केचुए में फेफड़ा नहीं होता है दोस्तों। ठीक, ये हो गया। काकरोच में क्या पाया गया? श्वास प्रणाल तंत्र पाया गया, वातक पाया गया, और केचुए में त्वचा के द्वारा श्वसन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं
इसके बाद क्या हुआ, मछली आ गई। मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो क्लोम या गिल्स के द्वारा, क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जब पानी के अंदर मछलियां श्वसन की क्रिया करती हैं तो किसके द्वारा करती हैं, क्लोम, गिल्स या इसी को हम गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़े के द्वारा या क्या करते हैं, यह श्वसन की क्रिया को अंजाम देते हैं। मछलियों में श्वसन की क्रिया पूछ ली जाए तो कैसे होती है, क्लोम द्वारा, गिल्स द्वारा या गलफड़े द्वारा। ये देखिए गैसों का विनिमय होता है। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए बड़े प्यार से बता दिया है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखा जाए जल में श्वसन, तो जल में श्वसन जो होता है क्लोम के द्वारा होता है। इसी तरह से मेढक होते हैं दोस्तों, जब मेढक शरीर के पानी के अंदर होते हैं तो वह गिल्स या गलफड़े द्वारा करते हैं, और जब पानी के बाहर होते हैं तो दोस्तों वह किसके द्वारा करते हैं, वह भी फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। और जब वह मिट्टी के अंदर होते हैं तो त्वचा के द्वारा करते हैं। यानी कि जो मेढक होता है, मेढक में जो श्वसन होता है त्वचा द्वारा भी होता है, गलफड़े द्वारा भी होता है, गलफड़े द्वारा भी होता है, साथ में फेफड़े द्वारा भी होता है। यानी कि यह तीनों विधियों से श्वसन कर लेता है। यह क्यों कर लेता है, क्योंकि यह उभयचर होता है, क्योंकि यह उभयचर होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये हमारा आज का खत्म हुआ पॉइंट। और ये देखिए हमने क्या सीखा, इसमें प्रमुख शब्द क्या थे, वायवीय श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन टूटता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन टूटता है और ऊर्जा प्राप्त होती है तो वायवीय श्वसन हो गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोजन टूटता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब अवायवीय श्वसन होता है। एक मिनट में कितनी बार इंसान श्वसन करता है वही श्वसन दर कहलाता है। एक आदमी जो स्वस्थ विश्राम करता है वह 15 से 18 बार औसतन क्या करता है, सांस लेता है। लेकिन वही जब कोई व्यायाम कर रहा हो या फिर मेहनत कर रहा हो तो वह 25 बार तक बढ़ जाती है। ठीक, कोशिकीय श्वसन क्या होती है, कोशिकाओं द्वारा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती, ऑक्सीजन सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करती हैं, उसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। डायाफ्राम क्या होता है, तो डायाफ्राम जो होता है फेफड़े को आधार प्रदान करने का एक अंग होता है। उच्छ्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन का मतलब सांस बाहर निकालना, सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, सांस बाहर छोड़ना। ठीक, और क्लोम क्या होता है, क्लोम यह जो होता है ये जल में रहने वाले जीवों में होता है। इसके द्वारा मछलियां क्या करती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े देखिए मेढक में भी होता है, सभी जीवों में होता है, जिससे श्वसन का कार्य होता है, जिससे श्वसन का क्या होता है, कार्य होता है। श्वास नली क्या होती है दोस्तों, श्वास नली वायु को रास्ता प्रदान करती है, वायु को क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। यह हमारे गले में होती है जो नासा गुहा से जुड़ी होती है और यहाँ फेफड़े से जुड़ी होती है। ठीक, अंतः श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन का मतलब श्वास को अंदर ले जाना। श्वास रंध्र क्या होते हैं, तो ये जो काकरोच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके शरीर में, उन्हीं को श्वास रंध्र कहा जाता है। और ये जो श्वास प्रणाली है दोस्तों, तो श्वास प्रणाली क्या होती है, तो श्वास प्रणाली क्या होती है दोस्तों, श्वास प्रणाली जो होती है उनके पार्श्व भाग में जो नलिकाएं होती हैं, वातक जो होती हैं, उसी को श्वास प्रणाल या वातक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जिससे वह श्वास की क्रियाओं को संपन्न करती हैं। आपने क्या सीखा दोस्तों, तो आपने जो भी सीखा मैंने सब कुछ आपको बता दिया, वही क्रिया यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको बड़ा मजा आया होगा, बड़े आनंद पूर्वक आपने यहाँ सीखा होगा दोस्तों। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही, यह क्या सभी चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग आनंद पूर्वक पढ़े होंगे और समझे भी होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।